हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी थे उसके बेसिक्स कुछ पढ़े थे और जो जल था, जल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आज पढ़ेंगे पादप जल संबंध के बारे में। पादप जल संबंध में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि परिवहन होता है। परिवहन क्या होगा? पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर गमन होना क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक तो सक्रिय यानी एक्टिव, सक्रिय परिवहन हो गया, और एक होता है निष्क्रिय परिवहन, पैसिव। अब ये सक्रिय परिवहन क्या हो गया और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, एटीपी एनर्जी किस रूप में गेन करेंगे? एटीपी के रूप में आवश्यक हो। जब परिवहन के लिए क्या होगी? एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सा परिवहन कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एटीपी की आवश्यकता। यहाँ पर क्या होगा? निष्क्रिय परिवहन में क्या होगा कि जो एटीपी के रूप में नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना ऊर्जा के ही इसमें क्या होता है? जो पदार्थों का परिवहन होता है। एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है। जो एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ध्यान रखना कि जो अणुओं का गमन होगा या पदार्थों का जो गमन होता है लो कांस्टेंट से हाई कांस्टेंट की तरफ होता है। निम्न सांद्रता से किधर जाएगा? उच्च सांद्रता की ओर। निम्न से उच्च सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसमें निष्क्रिय में क्या होगा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। इसमें उच्च सांद्रता से किधर जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर। निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे? अणु गमन करेंगे। अब देखो, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो हाई से लो की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, और यहाँ पर लो टू हाई जा रहे हैं तो लो टू हाई जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी? एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होगी। जो सक्रिय परिवहन होता है जिसमें अणुओं का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, उसको कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्टेशन। अप हिल परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और जो अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है उसको कहते हैं डाउन हिल परिवहन कहते हैं। डाउन हिल परिवहन कहते हैं। अप हिल को क्या कहते हैं? अपगामी, और इसको कह देंगे अधोगामी परिवहन। याद ऐसे रख लेना कि किधर जा रहा है? मॉलिक्यूल्स किधर जा रहे हैं? जो पदार्थों का परिवहन किधर होता है? अब ऊपर की ओर, मतलब हाई कांस्टेंट की तरफ हो रहा है, उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है, तो वो क्या हो गया? अप हिल ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और यहाँ पर लोअर जो कांस्टेंट होती है उसकी तरफ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स जो पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? डाउन, नीचे की ओर हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? अधोगामी ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो ये परिवहन के क्या हो गए? दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसके बाद में हम बात करें कि जो प्लांट वाटर रिलेशन जब पढ़ेंगे उससे पहले कुछ जो शब्दावली हैं जो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा कि कोई भी कोशिका होगी, कोशिका क्या होती है? सभी सजीवों की क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है।
और इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवद्रव्य होता है, उसके अंदर जो सजीव की जो भी क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। यानी उपापचय क्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती हैं? जीवद्रव्य के अंदर, कोशिका के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं का मतलब क्या हो जाएगी? उपापचय। मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है वो संपन्न होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को समझने से पहले हम कुछ टर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम विसरण के बारे में। किसके बारे में? विसरण। दूसरा पढ़ेंगे हम पारगम्यता। नेक्स्ट पढ़ेंगे विसरण, पारगम्यता, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन, विसरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन, और एक और है, कौन सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में जीवद्रव्य कुंचन, अंतः शोषण। नेक्स्ट कौन सा है? अंतः शोषण। इनके बारे में हम डिटेलली पढ़ेंगे, तो हम जो प्लांट वाटर रिलेशन है उनके बारे में पढ़ पाएंगे। तो इन सभी का हम अब एक एक का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उससे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको और इनका नोट करो, फिर उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है? सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है कि जब अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का जब गमन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जब अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण कहते हैं। यानी यहाँ पर जो विसरण की प्रक्रिया होगी, एक्टिव होगी या पैसिव, यहाँ पर क्या होगी? कहाँ पर हो रहे हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया। यहाँ पर जब विसरण की प्रक्रिया होती है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम अमोनिया की बोतल को कमरे में खुला छोड़ देते हैं तो उसकी जो अमोनिया की जो स्मेल है, गंध है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, अमोनिया की बोतल को कमरे में खुला छोड़ने पर पूरे कमरे में गंध हो जाती है। एक जगह एग्जाम्पल और लें, जैसे पानी के अंदर हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। पानी में कॉपर सल्फेट डालने पर पानी कैसा हो जाएगा? पानी नीला हो जाता है। इसी प्रकार जैसे गैस का लीकेज होगा तो गैस क्या होगी?
ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो जाती है। दूसरी ओर जैसे परफ्यूम की जो बोतल होगी अगर वो खुली रह जाती है या कहीं से लीकेज हो जाता है तो उसकी पूरी स्मेल क्या हो जाती है, कमरे के अंदर फैल जाती है। अगरबत्ती की खुशबू होती है वो भी फैल जाती है। किसके कारण होता है? विसरण के कारण ही होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो अमोनिया की बोतल को खुला छोड़ेंगे तो पूरे कमरे में हो गए, या कॉपर सल्फेट को पानी में डाल रहे हैं तो पूरा पानी नीला हो गया? ये इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण क्या करेंगे कि ये जो इसके अणु हैं, जैसे इसमें पानी के अंदर हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट डाला, तो कॉपर सल्फेट के जैसे हम पानी के अंदर कॉपर सल्फेट डाला तो इसके अणु क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में क्या करेंगे, सभी तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे। तो गति करने के बाद में इसके अंदर पूरे जल के अंदर क्या कर देंगे, अपना सॉल्यूशन कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। यानी इसमें क्या मौजूद होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मौजूद होने के कारण ये क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित हुए बिना। ऐसा नहीं होता है कि भाई कि इनमें अगर दो अधिक पदार्थ हों, दो या दो से अधिक पदार्थ हों तो उनके द्वारा प्रभावित होगा, नहीं, इनके द्वारा ये कुछ भी प्रभावित नहीं होते। ये स्वतंत्र रूप से इनमें गतिज ऊर्जा जब तक मौजूद है तब तक ये गतिशील रहेंगे। बात आती है कि भाई कब तक गतिज ऊर्जा के कारण क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये गति करने का कारण क्या होता है। अब बात करें कि कब तक ये हाई जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे, तो जब तक इनकी जो सांद्रता है दोनों विलयन की, दो विलयन जो अलग अलग सांद्रता है उनकी सांद्रता जब तक बराबर ना हो जाए तो तब तक क्या होती रहेगी, इनमें विसरण की प्रक्रिया होती रहेगी। जैसे दो गैस के टैंक लिए हमने, दो गैस के टैंक ले लिए, मान लो एक खाली है और एक भरा हुआ है। मान लो 20 kg इसमें गैस भरी हुई है, ये पूरा खाली है और दोनों का आयतन है वो क्या है, बराबर है। जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सांद्रता क्या है, उच्च है और इधर कम है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो अणु है किधर, इधर गैस के अणु इधर गति करेंगे। तो गति कब तक करेंगे, जब तक इसमें 10 kg ना हो जाए और इसमें 10 kg ना हो जाए, तो बराबर ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, ये गति करते रहेंगे जब तक इनकी सांद्रता क्या हो जाए, बराबर। तो क्या लिखेंगे, जब तक विलयनों की सांद्रता बराबर न हो जाए अणु क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब तक विलयनों की सांद्रता बराबर होती है तब तक अणु गति करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होती है, गतिज ऊर्जा मौजूद होती है। अब बात करें कि भाई दो अगर अलग अलग सांद्रता की विलयन को अगर संपर्क में रखा जाता है तो दोनों विलयनों के जो विलयनों में जो अणु हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जैसे एक शर्करा का क्या ले लें हम, सांद्र विलयन, चीनी का सांद्र विलयन हो गया और इधर हमने क्या ले लिया, शुद्ध जल ले लिया, शुद्ध जल। अब इन दोनों को अगर हम संपर्क में लाते हैं, दोनों को हम क्या कर लें, संपर्क में ले लें, तो चीनी के जो अणु हैं वो जल की तरफ फ्रीली गति करेंगे। ऐसा नहीं है कि जल के अणु इसको प्रभावित करेंगे, और जल के अणु भी क्या करेंगे, इसकी तरफ क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करेंगे। यानी ये एक दूसरे के को क्या करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। स्वतंत्र रूप से चीनी के जो अणु हैं वो जल की तरफ मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, और जो शुद्ध जल के जो अणु हैं वो चीनी की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में देखो स्वतंत्र विसरण क्या होता है, इस चीज को और देख लें। स्वतंत्र विसरण, स्वतंत्र विसरण ये होगा कि भाई दो पदार्थ होंगे और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को मूवमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे आदान प्रदान हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही क्या करेंगे,
आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखें, स्वतंत्र विसरण में अणु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें कि जो पर्ण होती है, पत्ती होती है, लीफ होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी होता है और जलवाष्प का भी आदान प्रदान होता है, लेकिन वो एक दूसरे के को प्रभावित नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, आदान प्रदान होता है। पर्ण के अंदर O2 CO2 जलवाष्प का परिवहन, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। तो विसरण के बारे में समझ में आया। विसरण क्या होगा, जब अणु का गमन किधर हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो उसे विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, अमोनिया की बोतल को खुला छोड़ने पर स्मेल फैल जाएगी। पानी के अंदर कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो नीला हो गया। या कमरे में अगर परफ्यूम की जो बोतल है वो खुली रह जाए, या परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो उसकी स्मेल क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। जब विसरण की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें अणु होते हैं, वो किसके कारण गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं। जब तक उनमें गतिज ऊर्जा है तब तक गतिशील रहेंगे, और जब तक विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती तब तक क्या करते रहेंगे, ये गति करते रहेंगे उसके अणु। और स्वतंत्र विसरण क्या होता है कि अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं कि भाई दो तीन अणुओं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे पर्ण के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का परिवहन, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसको नोट करो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विसरण का महत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अब देखो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि विसरण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसका टेम्परेचर, तापमान। तापमान क्या होता है कि विसरण की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती कैसे, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने पर विसरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सीधी बात है कि विसरण की दर बढ़ेगी, क्योंकि विसरण किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है। नेक्स्ट रीजन है घनत्व। घनत्व क्या होता है कि घनत्व के कारण विसरण की दर है, विसरण की दर पदार्थ के अणुओं का घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि जैसे जैसे घनत्व बढ़ेंगे, यानी किसी गैस का घनत्व अगर अधिक है तो उसकी विसरण दर क्या होगी, कम, वो भी किसके, अंडर रूट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी घनत्व का मान अगर अधिक होगा तो विसरण की दर क्या होगी, बहुत कम होगी। और विसरण की दर को अगर बढ़ाना है तो घनत्व को बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा। विसरण की दर जो विसरित होने वाले अणुओं का आकार है उस पर भी निर्भर करेगी। यानी कि अणुओं का आकार अगर बढ़ा है तो विसरण की दर क्या होगी, कम होगी, और अगर अणुओं का आकार क्या होगा, छोटा होता है तो विसरण की दर अधिक होगी। क्योंकि विसरण जो होता है, विसरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस में किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा विसरण की प्रक्रिया होती है गैस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में द्रव में होती है, और फिर सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। ये बात भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा विसरण की प्रोसेस किस में होती है, गैस में होती है, फिर द्रव में और ठोसों में सबसे कम होती है विसरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं दाब। दाब किस प्रकार प्रभावित करता है विसरण को, कि विसरण की दर है वो दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि अगर दाब अधिक होगा तो विसरण की प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि विसरण की प्रक्रिया कैसे हो रही है, उच्च सांद्रता से निम्न, मतलब हाई जो प्रेशर होगा उससे लोअर प्रेशर होता है उसकी तरफ मूवमेंट करेंगे। यानी कि जो जहाँ पर दाब अधिक होगा वहाँ से कम दाब की तरफ क्या करेंगे, अणु गति करेंगे। दाब बढ़ाने पर भी विसरण की दर बढ़ेगी। माध्यम, देखो माध्यम दो होते हैं, एक तो सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम समझें, सघन माध्यम क्या होगा कि दो माध्यमों की तुलना करेंगे, दो माध्यमों की तुलना करने पर जब अणु क्या होंगे, दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होंगे, पास पास होंगे, अणु क्या होंगे,
पास पास होंगे। किसकी अपेक्षा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा। अगर दूसरे माध्यम की अपेक्षा अणु क्या है? पास पास है, तो क्या हो गया? सघन। अगर दूसरे माध्यम की अपेक्षा अणु क्या होंगे? दूर दूर। अणु क्या होंगे? दूर दूर। तो वो कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। तो सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम में जो विसरण, सघन माध्यम में विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। विसरण की प्रक्रिया क्या होगी? कम होगी। विसरण की प्रक्रिया कम होगी। विसरण की प्रक्रिया क्या होगी? यहाँ पर कम होगी। और विरल माध्यम में क्या होगी? अधिक होगी। अधिक कैसे होगी और कम कैसे होगी वो देखो कि यहाँ पर क्या होगा कि सघन माध्यम में क्या आ रहे हैं? अणु वैसे ही पास पास है, अणु की सांद्रता वैसे ही अधिक है, तो अणु तो किधर गमन करेंगे? इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। तो अणु तो यहाँ पर पहले से सांद्रता अधिक है, इसलिए विसरण की प्रक्रिया क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पर क्या है? अणु वैसे ही कम है, इसलिए क्या होगी? विसरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। तो ये कुछ कारक थे जो किसको प्रभावित करते हैं? विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में देखो विसरण का महत्व, कि विसरण का महत्व क्या क्या है। पहला महत्व देखो कि इसके द्वारा क्या होता है? गैसों का जो आदान प्रदान होता है, जो पौधे में श्वसन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा ही संपन्न होता है। तो पहला इसका महत्व हो गया कि गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का आदान प्रदान करने का। दूसरा होता है कि प्लांट्स में क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं, और इन हार्मोनों का पूरे शरीर में पहुंचाना किसका काम होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं, क्योंकि हार्मोन जहां पर बनेंगे वहां पर सांद्रता अधिक होगी, और जहां पर इनकी आवश्यकता होती है दूसरे पादप के जो भाग होंगे वहां पर क्या हो जाएगी? कम सांद्रता होगी। तो इसलिए क्या करेंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हार्मोन गति करेंगे और विसरण प्रक्रिया द्वारा पूरे पादप में पहुंच जाएंगे, पूरे पादप के शरीर में। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन, जो की प्रक्रिया है वो भी विसरण की एक प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया है। कैसे? कि वाष्पोत्सर्जन क्या होती है कि जो पत्ती होती है, पत्ती के द्वारा जो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कि वाष्पन क्रिया के दौरान अंतराकोशिकीय स्थलों पर जल का वाष्पन, अंतराकोशिकीय स्थानों में क्या होता है? जल जमा हो जाता है और अतिरिक्त जल को किसके वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और किसके कारण? विसरण के कारण, क्योंकि जल की सांद्रता क्या हो जाती है? पत्ती के अंदर अधिक हो जाती है और बाह्य वायुमंडल में क्या होती है? कम, इसलिए रंध्रों द्वारा जल को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है जो खनिज पदार्थ होंगे वो आयनों के रूप में जब निष्क्रिय क्या होगा? अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे। निष्क्रिय प्रक्रिया के दौरान, निष्क्रिय परिवहन बताया था जिसमें एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट है कि परासरण भी क्या होता है? एक प्रकार की विसरण क्रिया ही होती है, एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार विसरण का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हुआ। विसरण में हमने विसरण के बारे में पढ़ा। ये जरूर ध्यान रखना, विसरण प्रक्रिया गैसों में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर ठोस में, फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े और इसका महत्व। इसको नोट करो, फिर इससे आगे हम पारगम्यता पढ़ते हैं। विसरण प्रक्रिया के बाद में हम देखते हैं हम पारगम्यता। पारगम्यता क्या होता है? पारगम्यता देखो किसी झिल्ली का ऐसा गुण जिसमें किसी पदार्थ को कोशिका में प्रवेश तथा बाहर होने की क्रिया को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। यानी कोई भी सेल होगी उसमें पदार्थ बाहर भी निकलेंगे और अंदर भी आएंगे, और इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो इकाई है, जो झिल्ली है, वो क्या होती है? अर्धपारगम्य कहलाती है। इसको जो कंट्रोल करने वाला जो गुण होता है वो क्या होता है? पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता क्या होता है? किसी झिल्ली का ऐसा गुण होगा जिसमें किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश तथा बाहर निकालने की क्रिया को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, पारगम्यता कहलाती है। यानी कोशिका के अंदर भी पदार्थ आएंगे और बाहर भी जाएंगे, इनको कंट्रोल करने का जो गुण है वो क्या होता है? पारगम्यता होती है। पारगम्यता के लिए कुछ झिल्लियाँ हैं जिनका अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे एक झिल्ली होती है पारगम्य। पारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे? जिसमें विलय और विलायक दोनों के जो अणु होंगे वो दोनों ही गमन करेंगे, यानी विलय के गुण भी और विलायक के गुण भी क्या करेंगे? गमन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी झिल्ली कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। यानी ऐसी झिल्ली जिसमें विलय और विलायक दोनों के अणु गमन करते हैं पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य का मतलब जो अणुओं को आर पार जाने दे। एग्जाम्पल के तौर पर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। विलय और विलायक तो जानते होंगे क्या होते हैं? विलय तो क्या होता है? घुलने वाला, और ये विलायक घोलने वाला। जैसे न समझे तो देखो थोड़ा सा,
जैसे चीनी प्लस जल को अगर घोलते हैं तो इसमें विलय और विलायक कौन सा होगा? चीनी घुलेगी जल में, तो जो घुलती है वो क्या होती है? विलय, और जो घोलता है वो क्या होता है? विलायक। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? विलयन बनाते हैं। ठीक है। दूसरी झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य का मतलब होगी कि जिसमें ऐसी झिल्ली जिसमें विलय के अणु तो क्या करेंगे? गमन करेंगे, लेकिन विलायक के जो गुण हैं वो पूर्ण रूप से क्या होंगे? अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब जो कोशिका होगी और उस कोशिका के अंदर जो झिल्ली है उसमें पार नहीं जाएगी, यानी अंदर ही रहेंगे, यानी विलय के अणुओं को गमन नहीं करने देगी। ठीक है, पूर्ण रूप से गमन नहीं करने देगी। ऐसी झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल है या तो सेल मेम्ब्रेन बता दो, या सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य या अवकलनीय पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब हो गया कि कुछ चुने हुए पदार्थों का ही गमन करने देगी, यानी जो विलायक के जो अणु हैं वो तो क्या करेंगे? अधिक गमन करेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, लेकिन विलय के जो अणु हैं वो बहुत ही कम गमन करेंगे। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या कहलाएगी? जिसमें विलायक के लिए तो क्या होगी? अधिक पारगम्य, और विलय के लिए क्या होगी? कम पारगम्य। यानी विलायक के अणु तो क्या करेंगे? ज़्यादा गमन करेंगे, और विलय के अणु क्या करेंगे? कम गमन करेंगे। वो कौन सी होगी? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी कि मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली में भी यानी प्लाज्मा झिल्ली का यानी कोशिका झिल्ली का एग्जाम्पल लिया है, और इधर चयनात्मक पारगम्यता में भी प्लाज्मा झिल्ली का एग्जाम्पल लिया है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है? दोनों की तरह कार्य करती है। अर्धपारगम्य के रूप में भी काम करती है और चयनात्मक पारगम्यता के रूप में भी काम करती है। अर्धपारगम्य क्या करेंगे? विलय के अणु क्या हो रहे? पूर्ण रूप से पारगम्य नहीं हो रहे, मतलब जाने ही नहीं दे रही। हो सकता है कुछ चले जाए तो वो किस रूप में काम करने लग जाएगी? चयनात्मक पारगम्य में। अपारगम्य का मतलब हो गया जिसमें विलय के अणु भी नहीं जाएंगे और विलायक के अणु भी क्या नहीं करेंगे? गमन नहीं करेंगे। और ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है, यानी जिसमें विलय और विलायक दोनों आर पार नहीं जा सकते। कोशिका के न तो बाहर जा सकते नहीं अंदर आ सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली को अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो क्यूटिकल होती है और कॉर्क, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसको नोट करो। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं परासरण। तो विसरण और पारगम्यता के बाद में हम पढ़ते हैं परासरण के बारे में। परासरण होता क्या है? परासरण में क्या होता है कि केवल विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें सिर्फ विलायक के अणु ही गमन करते हैं। तो विलायक के अणु का मूवमेंट ही हो रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। तो ऐसा विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। वैसे परासरण और विसरण मैंने बताया था एक विशेष प्रकार का विसरण क्या होता है, एक प्रकार का परासरण होता है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि विसरण में तो क्या होती है? अर्धपारगम्य कंपल्सरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर परासरण में क्या होती है कि अर्धपारगम्य जो दो विलयन होते हैं उन दो विलयनों के मध्य क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम परासरण में दो विलयन के मध्य क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन विसरण में क्या होती थी? अर्धपारगम्य झिल्ली मौजूद नहीं थी। या हम परासरण की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब अणुओं का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। वापस से सुनो कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अणुओं का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? परासरण। यहाँ पर कंपल्सरी क्या होगी?
अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली कंपल्सरी होगी कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होगी और अणुओं का गमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण के प्रकार देखो, प्रासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अंतःप्रासरण और एक बहिप्रासरण। अंतःप्रासरण और बहिप्रासरण। अंतःप्रासरण में क्या होगा कि जल का किसी तंत्र में प्रासरी प्रवेश करना, यानी हम किसी भी कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रखेंगे। अल्पप्रासरी विलयन मतलब जब इसकी सांद्रता कोशिका की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसी कोशिका को अगर अल्पप्रासरी विलयन में रखेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, जल क्या करेगा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी यहाँ पर कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है। उस ऐसा प्रासरण क्या कहलाता है, अंतःप्रासरण। अंत का मतलब हो गया अंदर, यानी जल का, इस प्रासरण में क्या करेगा, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, वापस समझे कि जब हम कोशिका को कहाँ रख रहे हैं, अल्पप्रासरणी विलयन में रख रहे हैं। अल्पप्रासरणी विलयन क्या होता है, जब जिसकी सांद्रता क्या होगी, कोशिका की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो कम हो रही है तो यहाँ से क्या करेंगे, अणु क्या करेंगे, कोशिका के अंदर, यानी जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो वह कौन सी कहलाएगी, अंतःप्रासरण कहलाएगी। यानी इस कंडीशन में कोशिका फूल जाती है, या लिख सकते हैं सेल क्या होगी, फूल जाती है, फूल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किशमिश को जल में डालते हैं तो क्या हो जाती है, फूल जाती है, या दूध में डालते हैं तो फूल जाती है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, जो मूल रोम होते हैं उनका जल अवशोषण इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। या चने को पानी में डालने पर वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। बहिप्रासरण देखो क्या होता है कि जब कोशिका को किस में रखेंगे हम, अति प्रासरी विलयन में। अति प्रासरी विलयन का मतलब जिसको कोशिका की अपेक्षा सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, यानी सांद्रता किसकी ज़्यादा है, विलयन की सांद्रता अधिक है। तो यहाँ से क्या होगा, जल कोशिका से बाहर ही निकल जाए, क्योंकि सांद्रता किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर बाहरी विलयन की ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जल क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस कंडीशन में कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। सेल क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने की वजह से क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर चीनी के गाढ़े विलयन में अगर अंगूर को डाल देते हैं तो अंगूर क्या हो गया, सिकुड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि आवश्यकता से अधिक अगर फसल को उर्वरक डाले जाते हैं, रासायनिक खाद डाले जाते हैं तो क्या हो जाती है, फसल सूख जाती है। एक और प्रासरण का प्रकार होता है विपरीत प्रासरण या रिवर्सिबल ऑस्मोसिस होता है। रिवर्सिबल ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें जो समुद्र का जल होता है उससे पीने योग्य पानी प्राप्त किया जाता है, तो वो भी ध्यान रख लेना। एक विपरीत प्रासरण, विपरीत प्रासरण में क्या किया जाता है, समुद्री जल से पीने योग्य जल प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ पर विपरीत कैसे, क्योंकि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण में क्या करेंगे कि अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करें, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि समुद्र में लवणता अधिक होती है, यानी कि सांद्रता अधिक है, और उससे क्या करें हम कम सांद्रता वाला यानी कम लवणीय जल प्राप्त करें, यानी पीने योग्य हम जल प्राप्त कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस विपरीत प्रासरण का भी ध्यान रखना। इस प्रासरण को हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझते हैं कि हम एक देते हैं थिसिल कीप लेते हैं। क्या लेते हैं, थिसिल कीप, और इस थिसिल कीप के जो चौड़ा मुंह होता है उसकी तरफ हम चर्मपत्र बांध देते हैं। चर्मपत्र क्या करता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगा। क्या करेंगे, हम एक थिसिल कीप लेंगे और इसका जो चौड़ा जो मुंह है उसकी तरफ हम क्या कर लेंगे, चर्मपत्र बांध देंगे। क्या है ये, चर्मपत्र। यह चर्मपत्र किसकी तरह काम कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह, अर्धपारगम्य
झिल्ली की तरह काम करेगा। अब इस थिसिल कीप के अंदर अपने को क्या करना है, शर्करा का विलयन भरना है। इसके अंदर क्या करना है, शर्करा का विलयन। शर्करा भर दी। अब इसको उल्टी करके, यानी जिस तरफ ये चरम पत्र रखा हुआ है, बंधा हुआ है, उस तरफ क्या करना है, उस चौड़े मुंह वाले सिरे को हमें क्या रखना है, जल के अंदर रखना है, बीकर के अंदर रखना है। ये क्या हो रहा है, जल भरा हुआ है। वापस से समझो, थिसिल कीप प्रयोग। थिसिल कीप प्रयोग में हम एक थिसिल कीप लेते हैं, इसके चौड़े मुंह वाले सिरे पर चरम पत्र को बांध देते हैं। चरम पत्र क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करता है। इस थिसिल कीप में अंदर हम शर्करा का सॉल्यूशन भर देते हैं, शर्करा का विलयन भर देते हैं, और इसे जो चौड़े मुंह वाला जो सिरा है उसको हम किधर, जो बीकर के अंदर पानी भरा है उसके अंदर रख देते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो थिसिल कीप के अंदर जो शर्करा का सॉल्यूशन हमने जहाँ पर चिन्हित किया कि यहाँ तक ही था, तो ये शर्करा का सॉल्यूशन क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, यानी इतना स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर सांद्रता क्या है, शर्करा के विलयन में सांद्रता क्या थी, अधिक थी, और जल में क्या थी, कम। तो कम सांद्रता से उस सांद्रता की ओर क्या करें, अणुगति करेंगे, यानी जल अंदर प्रवेश करेगा चरम पत्र के द्वारा। तो इस प्रकार ये थिसिल कीप का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। यानी इससे साबित होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए हमें परासरण का होना आवश्यक है, यानी परासरण की प्रक्रिया हो रही है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने विसरण, पारगम्यता और परासरण के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जीवद्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।